मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, अपन जो है पटवारी प्रवेश यानी कि 2016 जो पटवारी हुआ था उसका जो मेंस एग्जाम हुआ था, मुख्य परीक्षा, उसके क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर रहे हैं और बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर पा रहे हैं। और अपन देख पा रहे हैं कि जिस अप्रोच से हमने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, जो तरीका आपको बताया है उस तरीके से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, उसी श्रृंखला में अपना जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत 42, गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत 42 तथा गत 15 मैचों में बी का स्कोर है 57, तो दोनों के रनों का औसत क्या होगा। प्यारे मित्रों, चुटकियों का खेल है, सुनो सीधा अपन इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ए के अपन बात करें तो उसने 10 तो मैच खेले और 42 उसका औसत था, इसका मतलब 420 टोटल रन हुए 10 मैच के। ये सुनो, ए ने 10 मैच खेले, 42 का स्कोर था, इसका मतलब 420 रन हुए टोटल। ये सुनो, बी की बात करें तो बी ने 15 मैच खेले और 57 का स्कोर था, तो ये हो गया आपके 5, 10, 75, 85, ये हो गया आपके 885 रन। तो ए का 10 रनों का टोटल 10 मैचों का टोटल योग है 420 और बी का 15 मैचों का टोटल योग है 855। इसको आप जोड़ दो, टोटल कितना हो गया 5, ये 7 और ये 12, टोटल 1275 रन है दोनों के। और मैच कितने हो गए, 10 मैच और 15 मैच, 25 मैच, 25 जो मैच हुए हैं दोनों के मिला करके, 10 तो ए के और बी के 15, उनका टोटल योग कितना है 1275। अतः अपन लिखेंगे दोनों का औसत, देखो दोनों का औसत क्या आएगा, दोनों का टोटल है 1275, ये सुनो, और बटे में 25 का भाग दे दो। तो प्यारे मित्रों, जब आप भाग देंगे तो कितनी बार भाग गया, 12 चौक 48, 48 49 50 51 बार। तो प्यारे मित्रों, टोटल दोनों का टोटल रन है 1275 और दोनों ने टोटल मैच खेले 25, यानी 25 मैचों का योग ये है, तो इसमें भाग दे दिया, तो इसका मतलब 51 रन प्रत्येक मैच के आ रहे हैं। ये सुनो, तो ये आपका औसत है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है, बहुत सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो जब आपने अप्रोच सीख रखी होगी तो केवल आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। ये सुनो, तो आप, मैंने टॉपिक पढ़ा रखा औसत, आप प्लेलिस्ट में जाकर के औसत टॉपिक को देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, बाकायदा नोट्स बनावे, मैंने कुछ एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, पूरा टॉपिक अपलोड करवाया है, ठीक है प्यारे मित्रों। तो आप वहां जाकर के बाकायदा उस टॉपिक को पढ़ें, बहुत सारे टॉपिक अपलोड किए हैं और जो है अपने नोट्स बनाए, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है और प्यारे मित्रों बहुत ही आसान है। अगर अपन इसको पैटर्न से करने जाएं तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसको बहुत चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है, जो अप्रोच हमने आपको बताई थी औसत टॉपिक जब पढ़ाया। सुनो क्या लिखा हुआ है कि गिनती के सतत 7 अंकों की एक श्रेणी में एक श्रेणी दी हुई है। गिनती के सतत 7 अंक, सतत यानी कंटिन्यू, काउंटिंग है, उसमें रेगुलर जो नंबर है, सतत नंबर है, वो कितने हैं, 7 है। उसमें से प्रथम 5 अंकों का औसत n है, उसमें से शुरुआत के 5 अंक है, उनका औसत n है, तो 7 अंकों का औसत क्या होगा। देखो हमने आपको किस तरीके से बताया था, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, बोलो अंक कितने हो गए, 7 हो गए। 7 अंकों की एक सतत श्रेणी है, यानी कंटिन्यू सीक्वेंस में क्रमागत संख्याएं हैं वो। अब प्यारे मित्रों, हमने आपको समझाया था कि जब क्रमागत संख्याएं हो, पटवारी 2016 का सवाल है ये, जब क्रमागत संख्याएं हो तो औसत ठीक बीच की संख्या होता है। ये सुनो, औसत का मतलब ठीक बीच में। तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 संख्याएं, इनमें औसत कहां होगा, ठीक बीच में। तो 1 2 3 इधर छोड़ दो, 1 2 3 इधर छोड़ दो, ये आपका औसत है, सातों संख्याओं का औसत ये है। चलिए, अब इसने बोला है कि उस दी हुई श्रेणी में प्रथम 5 अंकों का औसत n है, प्रथम 5 अंकों का औसत 1 2 3 4 और 5, इनका औसत। अब एक बात बताओ,
ये शुरुआत के 5 अंक है ना, इनका औसत क्या होगा, इन 5 अंकों के ठीक बीच की संख्या। तो 1 2 3 4 और 5 अंकों के ठीक बीच की संख्या तो यही है, तो इनका औसत क्या है, n। अब प्यारे मित्रों आप जानते हैं कि ये श्रृंखला सतत है, कंटिन्यू है, यानी कि जैसे 8 9 10 11 12 ऐसे 15 16 17 18 ऐसे है ना। तो जब ये n है तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि इससे पहले की संख्या n-1 होगी, है ना। तो आगे की संख्या क्या होगी, n+1, फिर आगे n+2, ये सुनो n+3, n+4, पीछे आओ तो एक एक घटाते जाओ, ये तो हो गई n-1, ये हो जाएगी n-2, ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी n-2, ये हो जाएगी आपकी n+3, ये हो जाएगी आपकी n+4। तो इस प्रकार से ये सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। आपको 7 संख्याओं का औसत पूछा है, अब बताओ मुझे ये 7 संख्याएं होगी, इनके ठीक बीच की संख्या कौन सी है, यही तो है, ये सुनो, तो ये इनका औसत हो गया। अब बताओ औसत क्या है, n+1, तो इसका आंसर हो गया C, n+1। चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको अपनी समझ को विकसित करने की आवश्यकता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं, एक और औसत का क्वेश्चन लेते हैं, 2016 पटवारी मुख्य परीक्षा में पूछा गया। तो प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यदि m संख्याओं का औसत n² है और इस प्रकार n संख्याओं का औसत m² है, तब m+n संख्याओं का औसत क्या होगा। अब काफी लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि m और n और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत आसान सा फंडा है, आप जानते हैं कि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। अभी मैं आपको समझाता हूं, देखो m संख्याओं का औसत n², मतलब संख्याएं हैं m, उनका औसत है n²। तो देखो इधर m संख्याओं का योग कितना हो गया, अपन कहेंगे कि भाई इनका औसत तो है n² इंटू m, भाई औसत इंटू संख्याओं की संख्या। जैसे मैं आपको बोलूं कि 15 संख्याएं हैं, उनका औसत 10 है, तो आप कहोगे ना कि 150 उनका योग है। तो यहां पे संख्याएं कितनी है m और उनका औसत क्या है n², तो योग हो गया n² इंटू m। क्लियर, ठीक है। आगे क्या बोला है कि n संख्याओं का औसत है m², तो अपन लिखते हैं n संख्याओं का योग। अब एक बात बताओ, संख्याएं कितनी है n, औसत क्या है m², तो योग हो गया m² इंटू n। ये सुनो, यानी कि संख्याएं तो है n, उनका औसत है m, इनको गुणा करेंगे तो उनका योग आ गया। अब आप एक चीज देखो, टोटल योग कितना हो गया, टोटल योग हो गया, देख लो n² m प्लस m² n, ये और ये जोड़ देंगे। क्लियर, तो ये योग हो गया। अब संख्याएं कितनी हो गई, m+n संख्याएं, m+n संख्याएं टोटल है m+n, है ना, और उनका योग है संख्याओं का ये। तो अपन लिखेंगे m+n का औसत, m+n का औसत। एक बात बताओ, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो राशियां कितनी है m+n, और राशियों का योग कितना है, ये रहा, ये सुनो n² m प्लस m² n बटे में m+n, यानी कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। अब आप यहां पे एक चीज देखो n² m है, m² n है, मतलब इस पद में और इस पद में m और n कॉमन है, तो अपन कॉमन ले लेते हैं, m और n को कॉमन लिया। आपको पता है कि जिस पद को कॉमन लिया जाता है उस पद का वापस भाग दिया जाता है, तो m और n का भाग इसमें दोगे तो m से तो m कट जाएगा, n से कटेगा n², एक बार एक n गया, n बच गया, प्लस इसमें से m और n बाहर आ गया, तो n तो कट गया यानी कि बाहर आ गया, m² है ना, यहाँ पे एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा m, और बटे में आपके क्या है m+n। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्या है m+n, ये भी क्या है m+n, ये तो कैंसिल ही हो गया ना, ये सुनो, तो आपका आखिर क्या बच गया mn, ये सुनो, तो mn आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब बोलो कितना इजी क्वेश्चन है ये,
लेकिन निश्चित रूप से अगर आपके समक्ष एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रकट होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टफ है, लेकिन ये वाकई टफ नहीं है। सुनो वापस देख लो, m संख्याएं हैं, उनका औसत n² है, तो योग कैसे आएगा? संख्याओं की संख्या इंटू उनका औसत। तो शुरुआत की जो m संख्या है उनका योग हो गया n² इंटू m। ये सुनो, आगे की n संख्याओं का औसत है m², तो n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? संख्याएं इंटू उनका औसत m² n। ये सुनो, अब अपन को सभी संख्याओं का यानी कि m प्लस n, ये m संख्या है और ये n संख्या है, सभी संख्याओं का अपन को औसत चाहिए। तो पूरा औसत क्या होगा? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो अब देखो टोटल संख्याएं कितनी है? m प्लस n, इनको जोड़ दिया, m प्लस n संख्या हो गई। टोटल योग कितना है? इसको और इसको जोड़ा तो ये रहा। अब प्यारे मित्रों अपन को औसत चाहिए, तो अपन क्या करेंगे कि औसत होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो ये रहा, बटे में संख्याएं क्या है? m प्लस n का भाग दिया अपन ने। ये सुनो, ऊपर कॉमन आ गया mn, तब बच गया m प्लस n, और बटे में भी m प्लस n है तो कैंसिल हो गया, आंसर है आपका mn। ये सुनो, तो बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस जो है वीडियो को बैक करके वापस आप समझे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बातें, ये चुटकियों का खेल है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब एग्जाम में आपको इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो मैं सीधा क्या करूंगा? m संख्या है n² को गुणा कर दिया, n और इसको गुणा कर दिया, कॉमन ले लिया और सीधा mn का भाग दे दिया। मतलब सीधा एग्जाम में तो यहीं तक, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टूडेंट सीधा इसी स्टेप पर पहुंचेगा। कुछ सेकंडों का ये स्टेप है। ठीक है, चलिए तो प्यारे मित्रों अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों ये है पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो प्यारे मित्रों, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, 8400 रुपए को ABCD में बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि A और B का हिस्सा 1:2 में हो, B और C का हिस्सा 3:1 में, C और D का हिस्सा 2:3 में। टोटल 8400 रुपए आपको बांटने हैं। कितने बांटने हैं? 8400 रुपए। किसमें बांटने हैं? ABC में। A और B का हिस्सा 1:2 होना चाहिए, B और C का हिस्सा 3:1 होना चाहिए, C और D का हिस्सा 2:3 होना चाहिए। अपन को AB का अलग रिलेशन दिया है, BC का अलग दिया है और CD का अलग दिया है। तो अपन को सबसे पहले तो ABCD का हिस्सा एक साथ ज्ञात करना है। तो अपन यहां पे लिखते हैं ABC और D। ABCD का हिस्सा बताओ, इनके अनुपात क्या है? A और B का तो है 1:2, B और C का है 3:1, C और D का है 2:3। हमने आपको समझाया था कि A, B, B, C और D का रिलेशन दे रखा हो, उस स्थिति में देखिए ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली है, ये प्लेस खाली, ये प्लेस खाली, ये प्लेस खाली, ये प्लेस खाली। प्यारे मित्रों क्या करना होता है कि जिसके आगे जो प्लॉट खाली है उस पे उसका अतिक्रमण करवाना है। 3 के आगे प्लॉट खाली है तो यहां 3 बैठेगा, 2 के आगे प्लॉट खाली है 2 बैठेगा और यहां पर भी 2 बैठेगा। ठीक है ना। प्यारे मित्रों 2 के पीछे प्लॉट खाली है तो 2 ही बैठेगा, 1 के पीछे प्लॉट खाली है तो 1 बैठेगा। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों देखो इनको गुणा करना है। 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब इसको काटो, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार। यानी कि ABCD और ABC और D के हिस्सों का अनुपात 3, 6, 2 और 3 है। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों अनुपातों का योग कर लो आप। तो 3, 6, 6, 12, 13, 14। टोटल धन बनता है 14 इकाई। ये सुनो भाई, A का धन 3 इकाई, B का धन 6 इकाई, C का धन 2 इकाई, D का धन 3 इकाई। टोटल आपका धन बन रहा है 14 इकाई। टोटल 14 इकाई धन है वो 8400 रुपए है। ये 8400 रुपये, अरे क्या मिल गया? ये आपको सुराग मिल गया कि 8400 रुपये जो है वो 14 इकाई के बराबर है। यस, आपको पूछा है कि बताओ A व C का हिस्सा, तो A प्लस C का हिस्सा ज्ञात कर लो। A और C, कितना A और C का हिस्सा? देखो आप, A का हिस्सा 3 इकाई, C का हिस्सा 2 इकाई, 3 2 5 इकाई हिस्सा है। तो 14 इकाई का मान 8400 है, तो 5 इकाई का मान क्या होगा?
तो आप लिखोगे 8400 में दिया 14 का भाग, तो 1 इकाई का मान आया। और अपन को ए और सी का हिस्सा यानी कि 3 और 2 5 इकाई का मान चाहिए, तो गुणा कर दिया 5 से, तो 14 से कट गया ये 600 बार, है ना, इंटू 5, 3000 रुपए। आपको दिख नहीं रहा उधर, चलिए, तो ए और सी का हिस्सा हो गया 3000। क्लियर, ठीक है। अब प्यारे मित्रों आपको बोला है कि बी और सी का हिस्सा भी ज्ञात करना है, बी प्लस सी का हिस्सा। बी और सी का हिस्से की बात करें तो 6 और 2 8 इकाई हो गया, तो कैसे करेंगे, 8400 में दिया 14 का भाग गुणा कर लिया 6 और 2 8 से, ये सुनो, तो इससे कट गया ये 6 बार 600 बार 4800 रुपये। तो 3000 और 4800 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, 3000 रुपये और 4800 रुपये। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है ना, ठीक है। अब एग्जाम में प्यारे मित्रों आपको जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर मुझे एग्जाम में करना तो सीधा मैं फटाफट से बिठाऊंगा 1 2 3 1 2 3, फटाफट से बिठा करके जिसके आगे जो जगह खाली है उस पे उसी का अतिक्रमण होगा। 3 के आगे ये सीट खाली है तो 3 बैठेगा, 2 के पीछे की दोनों सीटों पे 2 बैठेगा, 1 के पीछे 1 ही सीट खाली है तो 1 बैठेगा, 2 के आगे 2 सीट खाली है 2 बैठेगा। फिर उनको खड़े गुणा कर लो, गुणा करते ही अनुपात आ गए 3 6 2 और 3। अब ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी और डी का हिस्सा, टोटल हिस्सा अगर अनुपातों में देखें तो 14 होता है, और वैसे देखें तो 8400 होता है। इसका मतलब 14 इकाई बराबर 8400, ये क्या मिल गया, सुराग। अब प्यारे मित्रों अपन को ए व सी का हिस्सा चाहिए, तो 8400 में 14 का भाग दिया तो 1 इकाई का हिस्सा आया। ए और सी का हिस्सा 3 और 2 5 इकाई है, तो 5 से गुणा कर दिया तो 3000 रुपये आ गया। इसी प्रकार से अपन को बी और सी का हिस्सा भी ज्ञात करना है, तो बी और सी का हिस्सा मिला के 6 और 2 8 होता है ना, 8 इकाई। तो 8400 में दिया 14 का भाग, तो 1 इकाई का मान आया, गुणा कर दिया 8 से 4800 रुपये, ठीक है। तो प्यारे मित्रों ये 4800 लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा ना, 8400 में दिया 14 का भाग, गुणा किया 8 से, तो 4800 रुपये, है ना। मैं यहां लिख देता हूं 4800, क्लियर, ठीक है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो प्यारे मित्रों ऐसी बात है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दिखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन प्यारे मित्रों बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। आप अभी अपन देखेंगे, देखो पुरुषों और महिलाओं के मध्य कुल बांटी गई तनख्वाह का अनुपात 6:5 है। पुरुष और महिलाएं उनके मध्य जो धन बांटा है वो है 6:5 में। यस, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिली तनख्वाह का अनुपात 2:3 है। क्लियर, यानी टोटली पुरुषों और महिलाओं को जो धन दिया गया है, पुरुषों की टोटल संख्या को धन दिया गया और महिलाओं की जो कुल संख्या है उसको धन दिया गया, वो है 6:5, 6:5 में। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिलाओं को जो अनुपात मिला है वो है 2:3 में। ये सुनो, तो आपको पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या हो सकती है वो आपको पता करना है। तो महिला और पुरुषों की संख्या दे नहीं रखी तो अपन कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखना चुटकियों में ही सॉल्व हो जाएगा। देखो आप मान लो पुरुष हैं आपके x, ये सुनो, और हर पुरुष को 2 इकाई धन मिलता है, तो इंटू 2 कर दिया। ये सुनो, और महिलाएं हैं आपकी मान लो y, टोटल संख्या महिलाओं की, प्रत्येक महिला को 3 हिस्से मतलब 3 इकाई धन मिलता है। पुरुषों की संख्या इंटू प्रत्येक को मिलने वाला धन, तो पुरुषों का टोटल धन, महिलाओं की संख्या इंटू महिलाओं को मिलने वाला धन, मतलब प्रत्येक महिला को मिलने वाला धन, तो ये टोटल महिलाओं का धन। प्यारे मित्रों यहां पे एक बात जो लोग थोड़ा मैथमेटिक्स को जानते हैं, और हमने आपको अनुपात समानुपात टॉपिक में समझाया भी था कि कोई सा भी अनुपात होता है उसके साथ में एक लेटर मिसिंग होता है, मतलब एक नंबर मिसिंग होता है, लेटर नहीं एक नंबर मिसिंग होता है। उस नंबर को लेटर के रूप में अपन लिख सकते हैं। जैसे कि अपन इसको 6x चलो उधर आ गया, तो अपन इसको लिख सकते हैं 6a और 5a, इसको अपन लिख सकते हैं 2b और 3b। ये a और b क्या चीजें हैं, तो ये कोई भी 2 बड़े अमाउंट थे। अनुपात कब निकले, कोई 2 बड़े अमाउंट थे, जब अमाउंट का HCF कटा होगा, जो कॉमन अमाउंट होगा वो कटा होगा, तभी तो ये अनुपात पैदा हुए। तो जो वो कॉमन अमाउंट था उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है b। यस और नो,
ठीक है, तो आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं बी, है ना। अभी देखना क्या होगा आगे। तो प्यारे मित्रों, पुरुषों की संख्या इंटू प्रत्येक पुरुष को मिलने वाला धन, महिलाओं की संख्या इंटू प्रत्येक महिला को मिलने वाला धन, बराबर टोटल हिस्सा कितना आ रहा है आपका। तो आप देखो टोटल हिस्सा आ रहा है पुरुषों का तो 6A बटे में महिलाओं का 5B। यस और नो। तो प्यारे मित्रों आप देखो, नहीं 6A और 5A ही रहेगा प्यारे मित्रों, दोनों जगह सेम है ना, 6A 6 है 5A, है ना। अब प्यारे मित्रों क्या करोगे, A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब B और A को लगाने का कोई तात्पर्य निकला नहीं, कोई महत्व लगा नहीं अपन को कि इनको क्यों लगाया जाए, है ना। तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 से कट गया ये 3 बार। अब प्यारे मित्रों x बटे में y बराबर 3 उधर जाएगा, 3 तिया का 9 और यहां पे रहेगा 5। तो ये हो गया आपका 9:5। बोलो क्या हो गया, 9:5। अब बताओ ऑप्शन में कहां है 9:5। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो देखो 9:5 आ रहा है। तो चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। अब ये तो मैंने देखो कम से कम शायद 1 मिनट या 2 मिनट लगे होंगे मैंने पूरा जो आपको समझाया है। ये तो इसलिए क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अगर एग्जाम में करना है तो मैं सीधे यही तो करूंगा, 2x बटे में 3y बराबर 6 बटे में 5। 2 से कट गया 3 बार, 3 तिया 9, 9/5 ये आ गया 9:5। मतलब चुटकियों का खेल है ये, सुनो। तो इस प्रकार की बात है प्यारे मित्रों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्कों वाला। अनुपात समानुपात में हमने आपको समझाया था सिक्कों वाला, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखो इसको कैसे किया जाए देखना। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 820 रुपए हैं। एक थैला है, उस थैले में 5 रुपए हैं, 2 रुपए हैं और 1 रुपया है। सिक्के पड़े, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के उस थैले में रखे हुए हैं। टोटल धन होता है 820 रुपए। कितना होता है, 820 रुपए। यदि थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है तो थैले में 2 रुपए के सिक्के कितने हैं। सिक्कों वाले क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। देखिए कैसे सॉल्व करें। प्यारे मित्रों, ये 5 रुपए के सिक्के, ये आपके 2 रुपए के सिक्के, ये आपका 1 रुपए का सिक्का, और जो सिक्के हैं उनका रेशो, सिक्कों का रेशो है 4:6:9। सिक्कों का अनुपात का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर 5 रुपए के उस थैले में अगर 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो फिर 2 रुपए के 6 सिक्के होंगे, 1 रुपए के 9 सिक्के होंगे। तात्पर्य है ये। तो अपन इनके साथ में x ले लेते हैं कि 4x, 6x और 9x टोटल सिक्के हैं। ये सुनो। अब प्यारे मित्रों, ये तो है सिक्कों का प्रकार कि 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के, 1 रुपए के सिक्के हैं। ये है सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये सुनो। अब अपन आते हैं इनके मूल्य पर। अब एक बात बताओ, सपोज करो कि 4x सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो धन कितना बना, 5 और 20 रुपए, 20x रुपये। 2-2 रुपए के 6 सिक्के हैं 12x रुपये, 1-1 रुपए के 9 सिक्के हैं 9x रुपये। अब प्यारे मित्रों ये रुपयों में आ गया, किस में है, रुपयों में। और रुपयों में जो टोटल धन है वो हो गया 20 और 12 32 और 9 कितना हो गया, 41x रुपये टोटल है। और रुपये टोटल वैसे देखा जाए तो 820 है। ये आपको सुराग मिल गया। 41 से ये कट गया आपका 20 बार, तो x का मान आपका 20 है। यस और नो। और आपसे पूछा है कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, बताओ 2 रुपए के सिक्के कितने। 2 रुपए के सिक्के हैं आपके 6x, तो आप यहां पे लिखोगे 2 रुपए के सिक्के 6x, यानी कि 6 × x का मान 20 है, तो आपका 120 हो गया। यस और नो। अब इतना भी आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगने वाला है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको x लिखने की आवश्यकता क्या है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको सीधे यूं करना है 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है 4, 6 और 9, यानी 5-5 रुपए के लगभग 4 सिक्के हैं तो 2-2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 1-1 रुपए के 9 सिक्के हैं। उन सिक्कों की संख्या और सिक्कों के मूल्य के साथ में इनको सबको मूल्य में कन्वर्ट करते हैं। अपन कहेंगे 5-5 रुपए के 4 सिक्कों का मतलब है 20 रुपए का धन बनना।
2-2 रुपए के 6 सिक्कों का मतलब है 12 इकाई धन बनना। 1-1 रुपए के 9 सिक्कों का मतलब है 9 रुपए धन बनना। तो 20, 12 और 9 यानी 41 इकाई टोटल धन बनता है। टोटल धन बनता है 41 इकाई और वो रुपया में धन है 820। तो 41 इकाई का मान 820। अरे क्या मिल गया सुराग, 820 में आपने 41 का भाग दिया तो 1 इकाई का मान आया आपका 20। 1 इकाई का मान 20 से आपको 2 रुपए के सिक्के पूछे हैं, 2 रुपए के सिक्के आपके 6x है, यानी 6 इंटू 1 इकाई का मान 20 यानी 120 सिक्के आपके टोटल है। आपको पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्यारे मित्रों अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों ये है पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप समझो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें 100% कंफ्यूज होने की पूरी आशंका है, और 100% स्टूडेंट कंफ्यूज होते ही हैं। बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से अगर अपन समझते हैं तो चुटकियों का खेल है इस क्वेश्चन को करना। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा है, अंग्रेजी भी उसी में शामिल है, गणित भी उसमें शामिल है। 35% तो गणित में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए, ये सुनो, और 10% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। जैसे एक बच्चा बैठा है, वो मैथ्स में भी फेल हो गया और इंग्लिश में भी फेल हो गया। वो बैठा है क्लास के अंदर, टीचर ने पूछा कि भाई इंग्लिश में फेल विद्यार्थी हाथ खड़ा करें, तो प्यारे मित्रों वो विद्यार्थी हाथ तो खड़ा करेगा ही ना। हाँ जी, वो इंग्लिश में फेल हुआ है। ये एक अलग बात है कि वो मैथ में भी फेल हो गया। जब टीचर बोलेंगे कि मैथ में जो फेल हुए विद्यार्थी हाथ खड़ा करें, तब भी वो वापस हाथ खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि वो मैथ में तो फेल हुआ ही है ना। ये बात अलग है कि वो इंग्लिश में भी फेल हो गया। तो कहने का मतलब जब संख्या पूछी जाएगी कि इंग्लिश में फेल, तब भी वो लड़का शामिल होगा हाथ खड़ा करने में, और गणित में फेल तब भी वो लड़का शामिल होगा। तो ऐसे ऐसे 10 लड़के हैं, मतलब 10% अभ्यर्थी है जो दोनों साइड में है ना। तो ये कहना कि एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में फेल हुए, तो इसका मतलब ये है कि वे लोग गणित में भी फेल हुए, और हो सकता है उसमें से गणित के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हो गए हो। तो ओवरलैपिंग की स्थिति बनती है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार का गोला बनेगा। ये सुनो, ये आपका गणित ले लो, ये आपका अंग्रेजी ले लो। ये सुनो, तो मैथ्स में प्यारे मित्रों आपके 35% है, और इंग्लिश में आपके कितने हैं? 25%, और प्यारे मित्रों दोनों में है 10%। अब एक बात बताओ, इंग्लिश मैथ्स के 35% में ये 10% शामिल है कि नहीं? बिल्कुल। और इंग्लिश के 25% में भी ये 10% शामिल है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि केवल गणित में कितने फेल हुए हैं, प्योरली गणित में फेल हुए हैं, इंग्लिश की बात नहीं, केवल गणित में फेल होने वाले, तो आप कहोगे वैसे तो गणित में 35% फेल हुए हैं, लेकिन उनमें से 10% ऐसे हैं जो साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हो गए। तो 35 में से 10 घटा लो, प्योरली 25% लोग ऐसे हैं जो किस में फेल हुए हैं? गणित में। अब हम आगे बात करें, अंग्रेजी में फेल कितने हैं? 25, लेकिन मैं बोलूं कि केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, इंग्लिश के अलावा कहीं फेल नहीं हुए, तो आप कहोगे कि 25% में से 10% तो ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ में मैथ्स में भी फेल हो गए। तो प्योरली आपके इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं? 25 में से 10 घटाओ, 15%। तो अपन लिखेंगे कुल फेल। कैसे ज्ञात करें कुल फेल? ज्ञात करने का एक तो तरीका ये है, 35 में से 10 गया तो 25, प्लस 25 में से ये 10 गया तो 15, तो वो हो गया आपका 25 प्लस 15 प्लस 10, ये जो दोनों में फेल हुए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अपन 35% प्लस 25 को जोड़ दें। अपन को पता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तब ये 10 जो बीच में बैठा है ये 2 जगह शामिल हो रहा है, ये मैथ्स में भी शामिल हो रहा है, अंग्रेजी में भी शामिल हो रहा है, तो अपन 2 बार शामिल हो रहा है। 35 में भी ये बैठा हुआ है, 25 में भी बैठा हुआ है, एक बार इसको घटा लो तो ये हो गया आपका 50। क्यों? क्योंकि 35 और 25 हो गए आपके 60, 60 में से 10 गए तो 50। 50% लोग हैं जो फेल हुए हैं, टोटली 50% फेल हुए। अब आप एक बात जानते हैं कि उस कक्षा में टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट कितने होंगे? 100%।
100% स्टूडेंट है, तो 100% में से आपके 50% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अतः पास कितने हैं, अतः पास यानी उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 50%। यस और नो। एक बात बताओ, अगर यहां पे 30% आता तो आप बोलते कि टोटल स्टूडेंट है 100%, 100% में से 30% फेल हुए तो 70% पास हुए, ऐसा बोलते ना। ठीक है, तो आपको लास्ट में पूछा है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना है, तो 50% फेल हुए तो 50% उत्तीर्ण हुए। अब आप यहां पे देख लो, ये आपका आंसर है ऑप्शन डी, 50%। ये सुनो, तो कितना आसान है। अब एग्जाम में अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको टाइम लिया मैंने, वरना अगर मुझे करना हो तो मैं पेन कॉपी नहीं उठाऊंगा, मैं सीधा देखूंगा कि 35% किसमें, मैथ्स में, 25% इंग्लिश में, 10% दोनों में, तो 35 और 25 ये हो गया आपका 60, 60 में से 10 दोनों में शामिल है ना, 10 को घटा लो, 50% प्योरली फेल हो गए। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं, 50% गए तो 50% बच गए। मतलब पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं है और ये कुछ सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। ये सुनो, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों इस प्रकार से इस श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अपन अभी सॉल्व कर रहे हैं पटवारी 2016 का पेपर, मुख्य परीक्षा का, मेंस का, है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए मैं सारे करवाऊंगा, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। उसके बाद में आपको ये तसल्ली आएगी कि अपना पढ़ने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो वाकई परीक्षा उपयोगी है। पूरी तरह से बहुत ईजी वे में अपन जो है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से पूरे लगन के साथ में पढ़ते जाइए और नोट्स भी बनाइए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। ठीक है, उनके मन से भी डर निकले कि पता नहीं पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, तो पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे सॉल्व होते हैं। ये सुनो, ठीक है, और आप अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से बताते रहिए ताकि हम जो है लगातार एक जिम्मेदारी फील करें कि आपके लिए हमें काम करना है। ठीक है बार साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।